हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इवन कह सकते हैं कि बोर्ड में भी ये क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, आने के चांसेस रहते हैं। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सेकंड इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पूरा डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, बट आई विल जस्ट गिव यू द आइडिया कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं। तो पहले क्या बोला, व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये हमने एक इमेजिनरी लाइंस खुद से बना रखी हैं जो कि नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं। और अगर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर या इसके एरिया में कोई एंटर करता है तो वो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगी। क्लियर हुआ? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस है जो कि मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में मर्ज होती हैं। ठीक है, और अगर इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर कोई एंटर करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स फील होगा। क्लियर हुआ? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इमेजिनरी लाइंस है। कैसी लाइन है? इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती है ना। नॉर्थ साउथ इसी तरीके से तो बनता है, ये इस तरीके से। क्लियर हुआ? तो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं। इनसाइड द मैग्नेट साउथ से एंटर करती हैं और नॉर्थ से पास आउट होती हैं। अब क्या बोला है हमसे? जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पे हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जब मैंने स्टार्ट ही किया था ये चैप्टर, है ना, जिसमें मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ाया था। उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती। वो इसीलिए इंटरसेक्ट नहीं करती, अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट पे दो टेंजेंट जाएंगे, और दो टेंजेंट जाने का मतलब दो डायरेक्शन शो होना। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैग्नेट एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन शो कर रही हो, है ना। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। देखो सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे इस तरीके से कट कर गई, तो यहाँ से ये डायरेक्शन होगी, यहाँ से ये डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेट क्या होगा, एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन शो कर रही है अलग अलग, है ना, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मैग्नेट कभी भी एक टाइम पे दो डायरेक्शन शो नहीं करती है। दैट्स वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। जाहिर सी बात है, साफ साफ दिख रहा है हमें। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व है। क्यों होती है क्लोज कर्व? उसका रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा नहीं होता कि नॉर्थ से निकल गई, है ना, या साउथ से निकल गई या साउथ से एंटर कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है। तो भैया जब कोई चीज नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में उसको एंटर भी करना है, तो एक कर्व बना के ही तो एंटर कर पाएगी वो। क्लियर हुआ? तो इसका रीजन आपको इतना ही लिखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है, जिसकी वजह से एक कर्व बनता है। वही आपको वही आपको बताना था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व क्यों होती है, क्योंकि वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। तो इस टाइम नॉर्थ से निकलना और साउथ में एंटर करने की वजह से एक कर्व्ड बनता है, एक क्लोज कर्व्ड बनता है। क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। Why and when does a current carrying conductor kept in a magnetic field experience force? क्या बोला है? कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी सपोज आपने एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिया इस तरीके से, ये नॉर्थ बना दिया, ये साउथ बना दिया। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है इसमें, Why and when does a current carrying conductor kept in a magnetic field experience force? क्यों और कब जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों करेगा और कब करेगा? तो देखो उसका एक रीजन है। कब करेगा? जब आपने क्या करना है, आपने एक वायर ली, उस वायर को कैसे रखना है, पहले तो परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कैसे रखना है, परपेंडिकुलर। पैरेलल रखोगे तो फोर्स फील नहीं करेगा, परपेंडिकुलर रखना है। अब परपेंडिकुलर रखने के साथ साथ उस वायर में करंट भी पास होना चाहिए, तभी तो इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ इंटरलिंक्ड होंगी, तभी तो फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? कब?
जब आप एक वायर को परपेंडिकुलर रखोगे और परपेंडिकुलर रखने के साथ साथ इस वायर में करंट हो, तो इस केस में वो मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मैग्नेट, जब हम वायर को रखेंगे, हमें मालूम है किसी भी करंट कैरिंग वायर में खुद से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड और जो आपने परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड सेट कर रखी है, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरलिंक्ड होंगी और मैग्नेटिक फोर्स फील करेंगी। क्लियर हुआ? सपोज ये वायर है, ये करंट जा रहा है, आपने परपेंडिकुलर रखा है नॉर्थ से साउथ, वायर को इस तरीके से रखा है, वायर में करंट ऊपर की डायरेक्शन है, इस वायर में भी क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड दोनों इंटरलिंक होकर क्या करेंगी? एक फोर्स क्रिएट करेंगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स डिपेंड। इस पे लगने वाला जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देखो, अगर आप पोल्स चेंज कर दोगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी इस पे लगने वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना। देखो फॉर एग्जांपल इस तरीके से, सपोज आपने ये नॉर्थ रखा, ये साउथ रखा, नॉर्थ से साउथ लाइन जा रही थी, आपने ये वायर ऐसे रखा जिसमें करंट इस डायरेक्शन में है। देखो सपोज इसमें राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल कुछ भी लगा लेते हैं, अभी हमें यहाँ पे मोटर और जनरेटर की बात नहीं की है, हमने राइट हैंड रूल लगा लिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और करंट, अच्छा करंट इसमें ऑलरेडी पास हो रहा है तो आपको लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट ये जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, यानी इस पे जो फोर्स लगेगा इस वायर पे अंदर की तरफ लगेगा। क्लियर हुआ? वहीं अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर दोगे करंट की, आपने इसकी करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, उल्टा कर दिया, अब देखना जरा, अब आपका करंट नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो एक केस कौन सा हुआ? पहला केस, जब आपने करंट की डायरेक्शन को क्या कर दिया? रिवर्स। करंट की डायरेक्शन को क्या कर दिया? रिवर्स। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हो गया आपका पहला केस। दूसरे केस में देख लेते हैं। दूसरे केस में सपोज मैं यहाँ पे ये साउथ कर देता हूँ, यहाँ पे मैं नॉर्थ कर देता हूँ, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? इस टाइप से होगी, ठीक है। अब लगाना जरा दोबारा से, नॉर्थ से साउथ है, आपका करंट नीचे जाना चाहिए, ये देखो अभी केस में जब करंट नीचे जा रहा था और नॉर्थ उधर था साउथ इधर था, तब आपका फोर्स बाहर लग रहा था। अब देखो नॉर्थ इधर कर दिया मैंने, साउथ उधर कर दिया, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे जा रहा है, फोर्स मेरा अंदर की तरफ लग रहा है। वहीं अगर मैं इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ कर दूंगा तो फोर्स मेरा कैसे हो जाएगा? बाहर की तरफ हो जाएगा। तो दो केसेस में आपके फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। पहला, जब आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करोगे, दूसरा इसकी पोलैरिटी चेंज करोगे, है ना, पोलैरिटी चेंज करोगे बाय चेंजिंग द पोलैरिटी, बाय चेंजिंग द पोल्स, बाय चेंजिंग द पोल्स, ठीक है। तो दो फैक्टर्स की वजह से आपका जो फोर्स की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। थर्ड, हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन नियर अ स्ट्रेट करंट कंडक्टर रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। सेकंड है, इज अफेक्टेड बाय द चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। देखो क्या बोला है कि सपोज आपका कोई स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, एक वायर है, स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। क्या बोला है? किस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास बनेगी उसकी स्ट्रेंथ किस किस तरीके से चेंज हो सकती है। तो किस किस तरीके से हो सकती है? पहला, रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, यानी अगर आप करंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो किस तरीके से इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होगी। तो याद रखना, मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था आपको, मैंने एक रिलेशन बताया था मैंने, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इट मीन्स अगर आप करंट बढ़ाओगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो क्लियर हुआ? रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, तो क्या होगा इसमें? if the current increases then the strength of magnetic field also increases, पहला हो गया। सेकंड वाले में, is affected by changing the direction of current, अब आपने क्या कर दिया? डायरेक्शन चेंज कर दिया। अच्छा, कौन सा वायर बोला है हमें? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट वायर में कौन सा रूल लगता है? दैट इज राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल इसमें अप्लाई करना, पहले क्या था? पहले डायरेक्शन थी ये वाली, सपोज कर लिया हमने ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है। इसमें मैं लगा रहा हूं तो इसमें किस टाइप के सर्कल्स बन रहे हैं?
एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दूसरे केस में मेरा करंट अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो इसमें किस डायरेक्शन में सर्कल बनेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे बनेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर हुआ। तो इन दो तरीके से हम चेंज कर सकते हैं करंट की डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो क्या बोला था, हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। तो अगर आप करंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, बढ़ेगी। सेकंड में क्या बोला था, इज अफेक्टेड बाय द चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो जब आप डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट यानी करंट के फ्लो की डायरेक्शन को चेंज कर दोगे तो क्या होगा, रिवर्स कर दोगे या चेंज कर दोगे तो क्या होगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी क्या हो जाएंगी, चेंज। ऊपर वाले केस में जब करंट ऊपर जा रहा था तो था क्या, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वही नीचे वाले केस में जब आपका करंट नीचे जा रहा था तो यहां पे कैसे बन रहे थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी, व्हाट इज इट्स वैल्यू इन इंडिया, व्हाई इज एन एसी कंसिडर्ड टू बी एन एडवांटेजेस ओवर डीसी फॉर अ लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन। देखो क्या बोला, व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हमने क्या पढ़ा है, इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी आती है दैट इज 50 हर्ट्ज। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 50 हर्ट्ज का मतलब ये हुआ कि आपकी जो वेव्स बन रही हैं, आपकी जो वेव्स बन रही है, आपका जो एसी करंट है वो वेव्स बनाता है ना। एसी करंट का ग्राफ मैंने बताया था ना, ये टाइम है, ये करंट है, इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है, इस तरीके से। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो आपका जो ग्राफ बना है, ये जो साइकिल बनी है, ये वेव्स बनी है, ये एक सेकंड में कितनी बार बनेंगी, कितनी वेव्स बनेंगी एक सेकंड में, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है दैट इज 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। अब क्या बोला है, व्हाई इज एन एसी कंसिडर्ड टू बी एन एडवांटेजेस ओवर डीसी फॉर लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन। मैंने बताया था, जिन्होंने भी मेरा एसी और डीसी वाला वीडियो नहीं देखा है, डिफरेंस वाला, वो जाके देख ले, काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा भी जाता है। तो क्या बोला है, एसी को हम लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन में क्यों प्रेफर करते हैं, एक ही रीजन है, एसी को हम लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन में इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि एसी में एनर्जी लॉसेस बहुत कम होते हैं, या बोल सकते हैं होते ही नहीं है, होते तो हैं, बहुत कम होते हैं, है ना, या बोल सकते हैं हम नो लॉस ऑफ एनर्जी। क्लियर हुआ। नो लॉस ऑफ एनर्जी कब, जब हम उसको लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन में भेजते हैं एसी करंट को। वहीं अगर डीसी को भेजेंगे तो उसमें एनर्जी के लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हम डीसी को प्रेफर नहीं करते, एसी को प्रेफर करते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन एनी टू सिचुएशन दैट कैन कॉज इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स इन डोमेस्टिक सर्किट। देखो लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग, है ना। ओवरलोडिंग हम देख लेते हैं, इसका आंसर भी वही होगा, आंसर 5, ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग में जब हम किसी एक पर्टिकुलर सॉकेट में बहुत सारे अप्लायंसेस को लगा देते हैं तो वहां पे लोड काफी ज्यादा बढ़ जाता है, करंट बहुत ज्यादा यूज होने लग जाता है, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाता है और आपका वो वहां पे जो सॉकेट है या जो सर्किट है वो जलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग, लोड का बढ़ जाना, ओवर हो जाना। शॉर्ट सर्किटिंग मतलब जब आपका लाइव वायर और न्यूट्रल वायर की इंसुलेशन, अगर लाइव और न्यूट्रल वायर की इंसुलेशन काफी टाइम से आप यूज कर रहे हो या कोई फॉल्टी वायर है ना, जिसकी इंसुलेशन पहले से ही वीक खराब है, तो जब उनकी इंसुलेशन ब्रेक होने पर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों आपस में कांटेक्ट में आ जाएं तो उस जगह पे बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होने लग जाता है, क्योंकि उस करंट को आप यूज नहीं कर रहे हो किसी अप्लायंस में, वो करंट सीधे क्या होने लग जाएगा उसी वायर में, लाइव से न्यूट्रल, लाइव से न्यूट्रल। देखो किस तरीके से, सपोज ये लाइव है, ये न्यूट्रल वायर है, यहाँ पे आपने कोई पर्टिकुलर एक अप्लायंसेस फिट कर रखा है, सपोज बल्ब फिट कर रखा है, तो जब आपका करंट आ रहा था लाइव से न्यूट्रल तो यहाँ पे यूज हो रहा था ना। अब सपोज क्या हुआ, आपका जो इंसुलेशन था वो इंसुलेशन खराब हो गया, है ना, ये वायर एक दूसरे से चिपक गए, ये दोनों कांटेक्ट में आ गए, तो क्या होगा, आपका लाइव और न्यूट्रल सर्किट छोटा हो गया। देखो पहले सर्किट यहाँ से बन रहा था, कंप्लीट हो रहा था, अब सर्किट छोटा हो गया, इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, सर्किट का छोटा हो जाना।
अब देखो ये लाइव वायर से न्यूट्रल वायर में करंट फ्लो होने लग जाएगा। पहले करंट यहाँ यूज हो रहा था तो करंट की वैल्यू कम हो जा रही थी न्यूट्रल वायर में, अब करंट यूज नहीं हो रहा है, अब करंट सीधे फ्लो हो जा रहा है, करंट कंज्यूम ही नहीं हो रहा है। तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में लाइव और न्यूट्रल में करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो वहाँ पे फिर शॉर्ट सर्किट के चांसेस होते हैं, आग लग सकती है घर में, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें हम हादसे देखते हैं, काफ़ी सारे हादसे होते हैं। तो वही बोला था कि आपको दो सिचुएशन ऐसी बतानी थी जिसमें इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो ये दोनों सिचुएशन है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं हमारे, है ना। तो इनसे बचना है, ऐसा हमें नहीं करना है। याद रखना, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होनी चाहिए। आपके वायर्स अच्छे होने चाहिए। एक ही सर्किट में मैनी अप्लायंसेज, आपको मल्टीपल अप्लायंसेज यूज नहीं करने हैं, है ना। नेक्स्ट है अपना टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक मोटर एंड अ जनरेटर। देखो बहुत इजी है, मोटर और जनरेटर। मोटर क्या करता है, मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। वहीं जनरेटर मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, पहला। दूसरा डिफरेंस देखो, इनका प्रिंसिपल अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। इनका प्रिंसिपल अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मोटर में जो प्रिंसिपल यूज होता है वो क्या होता है, मोटर में जो प्रिंसिपल यूज होता है, जब आप किसी भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस करंट कैरिंग वायर में क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा। दोबारा सुनो, मोटर का जो प्रिंसिपल है, क्या कहता है मोटर का प्रिंसिपल, जब आप करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स फील होगा, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वहीं इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सिंपल, ईएमआई पे वर्क करता है इसका प्रिंसिपल, ठीक है। और इसका प्रिंसिपल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। करंट कैरिंग वायर placed in a magnetic field, placed in a magnetic field experience a force। तो इसका प्रिंसिपल ये है हमारा मोटर का। वहीं जनरेटर का प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और भी बहुत सारे डिफरेंस, एक डिफरेंसेस ये भी है, मोटर में हमारा क्या लगता है, मोटर में स्प्लिट रिंग लगते हैं, वहीं जनरेटर में क्या लगता है, जनरेटर में स्लिप रिंग्स लगते हैं, है ना, एसी जनरेटर में। तो क्लियर हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे ज्यादा बनते हैं, न्यूमेरिकली थोड़े कम बनते हैं इससे। आई होप आज के ये जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको क्लियर हुए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज केमिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे हम। काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर केमिस्ट्री स्टार्ट करो, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो मजा आने वाला है काफी, ठीक है। तो ट्राई करिए, इसके क्वेश्चंस ट्राई करिए, है ना। और अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय।